देश में कितनी IITs चल रही हैं, लेकिन प्रणव दा को केवल IIT खड़गपुर दिखाई दिया। 200 करोड़ रुपया IIT खड़गपुर को, बाकी IIT वालों को कितनी हार्ट बर्निंग हो रही होगी, क्योंकि आप देने वाले हैं, बंगाल से हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव है, तो सिवा IIT खड़गपुर के कोई आपके ध्यान में नहीं आया। कितने IIM चल रहे हैं मित्रों, लेकिन केवल IIM कलकत्ता याद आया, केवल IIM कलकत्ता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के कैंपस अगर खोले तो मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता में, एक उन्होंने चेन्नई में दिया है, वहां भी चुनाव होने तमिलनाडु में, वहां भी मल्लापुरम में, वहां भी चुनाव होने केरल में। केवल चुनाव के 2 राज्य याद आए, उनमें से भी एक अपना खुद का गृह राज्य और एक मल्लापुरम जहां चुनाव होने हैं। तो अगर आप ये पक्षपात रखेंगे तो संतुलित विकास कैसे होगा, बैलेंस्ड ग्रोथ कैसे होगा? इसलिए ग्रोथ का दुश्मन है पक्षपात। कि अगर बंगाल की आ गई मिनिस्टर तो रेलें वहीं की वहीं बटेंगी, वित्त मंत्री आ गए वहां के तो वहीं की वहीं बटेगा। पश्चिम बंगाल हमारे देश का एक राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन अगर घर में भी माँ इस तरह का बर्ताव करने लगे, रोज रोज एक बेटे को 2 गिलास दूध और किसी को कहे कि तेरे लिए है ही नहीं, तो घर में विद्रोह हो जाता है। लोग कहते हैं कि माँ अन्यायी हो गई है। तो अगर आप पक्षपात करने लगेंगे तो विकास एक जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा, और जब दूसरी जगह नहीं होगा तो वहां विद्रोह होगा। इसलिए विकास का दुश्मन है पक्षपात। किसी भी वित्त मंत्री या किसी भी रेल मंत्री को सबसे पहले जो चीज देखनी वो ये कि मैं बैठा हूं तो निष्पक्षता से बांटूंगा, जहां जरूरत है आवश्यकता के अनुसार बांटूंगा। लेकिन जब पक्षपात इस बजट में बहुत साफ दिख रहा है तो वो ग्रोथ का ही तो शत्रु बन करके उभरेगा। 5वीं चीज है मित्रों, विजन। ग्रोथ कब होती है? अगर शासक दूरदर्शी है, बड़ी सोच रखता है। अभी मेरे भाई ने उधर से कहा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। वाई? बिकॉज दी देन प्राइम मिनिस्टर वाज विजनरी। इस पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने बड़ी सोच रखी। वो रोड कनेक्टिविटी थी, या वो रिवर कनेक्टिविटी थी, या वो टेलीफोन कनेक्टिविटी थी। आप देखेंगे कि हर चीज बड़ी थी। मैं स्वास्थ्य मंत्री थी, मैंने 6 एम्स की घोषणा की। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 50 साल में हिंदुस्तान में 1 एम्स बना था। 50 साल में 1 एम्स और 1 साल में 6 एम्स। ये अंतर था सोच का। लेकिन यहाँ क्या विजन है, ये बजट भाषण में उनका लेके आई, आपने सुना। ज्यादा बजट स्पीच नहीं सुना रही हूँ, सिर्फ एक चीज सुना रही हूँ। दलहन के लिए पल्सेस, विलेज पल्सेस, 300 करोड़ टू प्रमोट 60,000 पल्सेस विलेज, 300 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ ऑयल पाम, 300 करोड़ फॉर इनिशिएटिव ऑन वेजिटेबल क्लस्टर्स, 300 करोड़ ऑन न्यूट्री सीरियल्स, 300 करोड़ ऑन नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, 300 करोड़ फॉर एक्सेलरेटेड फॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अंत में कहते हैं 300 करोड़ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है। अब मित्रों, अगर देश का बजट जरूरत या आवश्यकता के आधार पर नहीं, वित्त मंत्री के लकी नंबर पे बनने लगेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? और अगर 3 ही लकी नंबर था तो थोड़ा सा हाथ बढ़ा दिया होता, प्रणव दा 1 जीरो और लगा दी होती, फिर 3,000 करोड़ ही दे देते। अब आप बताइए, 100 करोड़ का देश, 300 करोड़ दलहन के ऊपर, कितना बड़ा क्राइसिस है आज दालों का। 300 करोड़ दलहन पर। आप कह रहे हैं न्यूट्री सीरियल्स, हम तो लोगों को रागी खिलाएंगे, बाजरा खिलाएंगे, ज्वार खिलाएंगे, खेती उपजाएंगे, ऑर्गेनिक करवाएंगे। 300 करोड़। इसका मतलब दृष्टि जरूरत या आवश्यकता पर नहीं गई। एक सीधे सपाट, कहते हैं ना स्वीपिंग, बजट बनाने वाले को कह दिया सबको 300 करोड़ दे देना, क्योंकि 3 मेरा लकी नंबर है।
3 तो लकी नंबर है, इसीलिए तो पार्टी में नंबर 3 बने हुए हैं, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बाद। ये 3 इनका लकी नंबर। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर विजन नहीं होगा मित्रों, अगर विजन नहीं होगा, दूरदर्शिता नहीं होगी, बड़ी सोच नहीं होगी, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? लोगों को एम्पावरमेंट कैसे देंगे आप? 300 करोड़ में किसको एम्पावर कर लेंगे? 300 करोड़ 300 करोड़ पकड़ा दिया आपने। अगर एम्पावरमेंट की बात है तो हर जगह आपको सोचना होगा, कितने लोग हैं, कितनी आवश्यकता है, उस हिसाब से आप बांटेंगे। और एक और विजन मैं आपको बताऊं, उसमें तो आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। जिस समय वो कैश ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइजर एंड केरोसिन सब्सिडी की बात कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने कहा कि कैश ट्रांसफर होगा केरोसिन और फर्टिलाइजर के लिए, दबादब मेजें थपथपा दी लोगों ने, दबादब। और उस ताली में लोग भूल गए सुनना, लेकिन मेरे कान लगे हुए थे, मैंने सुन लिया। फर्टिलाइजर सब्सिडी किसको दी जा रही है? बीपीएल फैमिलीज को। बीपीएल फैमिलीज जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं उनको। ये देखिए, मैं गलत नहीं कर रही हूँ, ये सुन लीजिए मेरी बात। To ensure greater efficiency, cost effectiveness and better delivery for both kerosene and fertilizers, the government will move towards direct transfer of cash subsidy to people living below poverty line in a phased manner. अब आप मुझे ये बताइए कि जब बीपीएल लिखने जाते हैं तो पहला सवाल पूछते हैं, भाई तेरे पास जमीन है कि नहीं है, मकान है क्योंकि नहीं है, तो ये खाद क्या उसे खाने के लिए दी जाएगी? फर्टिलाइजर की सब्सिडी। पूरे का पूरा पार्लियामेंट जे मेजे थपथपा रहा था, उनको लगा किसान के लिए कोई बड़ा काम कर दिया कि कैश सब्सिडी, कैश ट्रांसफर करेंगे बजाय फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी देने के। बहुत दिनों से मांग उठ रही थी, सारे किसानों को लगा कि चलो अब खाद की सब्सिडी सीधे मिला करेगी, मगर किसान को नहीं मिली है। बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसके पास बेचारे के पास ना जमीन ना मकान, उसको फर्टिलाइजर की सब्सिडी देंगे। अब ये विजन, अगर इस तरह के विजन रख कर के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, देश का बजट बनेगा, तो कहाँ तो ग्रोथ होगी मित्रों और कहाँ एम्पावरमेंट होगा। सोचा तो हमने ये था कि देश इस समय एक बहुत बड़े संक्रांत काल से गुजर रहा है, एक अविश्वास का संकट है। हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। ये जिस स्पीच की बात कर रहे थे अभी राजन भारती, उस जेपीसी में बोलते हुए मैंने ये तमाम बातें कही थी, और मैंने हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बात भी कही थी कि भारतीय लोकतंत्र में बहुत क्षमता है, बहुत शक्ति है। हम कितना भी आपस में लड़ें, लेकिन हम मिल बैठकर रास्ता भी निकालते हैं, और वो रास्ता निकला। शीतकालीन सत्र अगर जेपीसी की मांग पर खत्म हो गया, तो बजट सत्र जेपीसी की मांग मानने पर तुरंत चल पड़ा। और धन्यवाद दिया, मैंने हृदय से धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री को, पहले दिन भी जब उन्होंने जेपीसी की मांग मानी, और उस दिन भी जिस दिन मैं जेपीसी के मोशन पर बोल रही थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि आज देश का आत्मबल उठाने के लिए, देश में विश्वास पैदा करने के लिए एक कोई बहुत बड़ा बजट आएगा, जिसे हम साहसी बजट की संज्ञा दे सकेंगे, जिसे हम बड़ी सोच वाला बजट कह सकेंगे, अ बजट विद बिग थॉट। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये बजट स्टेटस कोइस्ट बजट है तो गलत नहीं होगा। इस बजट ने उन तमाम चीजों को सामने लिया ही नहीं। किन चीजों पर आप बजट को तोलते हैं? 4 चीजें उसमें मेजर होती हैं: जीडीपी, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस और अनएम्प्लॉयमेंट। पूरे बजट में कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का नाम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक जगह लिख दिया गया। इतना बड़ा देश की समस्या, इतना बड़ा एक दानव के रूप में बेरोजगारी देश में बढ़ रही है। जब बजट आता है तो हर लोगों की अपनी 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 आशाएं होती हैं। इवन इंडस्ट्री में भी अलग इंडस्ट्री की अलग आशा होती है, और हर इंडस्ट्री उस पर रिएक्शन भी अपने तौर पर देती है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मैं देख रही थी, राहुल बजाज जी का है, बाकी लोगों का, महिंद्रा, कोटक महिंद्रा का है। उन्होंने बजट की सराहना की है, क्योंकि वो बजट को उतनी ही दृष्टि से देख रहे हैं
उनकी इंडस्ट्री पर उसका क्या असर पड़ा, और वो अपना रिएक्शन भी उसी हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन मैं जब देखती हूँ एक महिला होने के नाते, तो पूरी बिरादरी की तरफ से अगर मैं देखूं तो महंगाई की मार से मरती हुई महिला को क्या मिला है? इट इज नॉट ए डिफ्लेशनरी बजट, इट इज एन इन्फ्लेशनरी बजट। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जिसका उन्होंने आज संज्ञान ही नहीं लिया। उनको लगता है कि ऑयल प्राइसेस बिल्कुल स्थिर रहेंगे, लेकिन क्या आप में से कोई कह सकता है कि ऑयल प्राइसेस स्थिर रहेंगे? जो परिस्थिति आज लीबिया में बनी है, अगर वो ठीक भी हो जाए तो उसके बावजूद भी बाकी अन्य देश जो तेल के लिए जाने जाते हैं, वहाँ सब कुछ सही रहेगा और तेल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। और जब तेल की प्राइसेस बढ़ती है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है महिला की रसोई पर। इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने कुछ नहीं लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट का तो जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया उसको एक समस्या के तौर पर। इसलिए मैं आज जब भी कोई हमारे यहाँ से बजट पर बोलेगा तब, या मेरी उनसे बात होगी तो मैं कहूँगी, हम लोग एक विजनरी बजट की अपेक्षा कर रहे थे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि ऐसा बजट आएगा जो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। आप ही के दो शब्द, जो एम्पावरमेंट ओरिएंटेड होगा। आप महिला को एम्पावर करते हैं जब उसकी महंगाई कम करती है, उसकी रसोई ठीक से चले तो वो शी फील्स एम्पावर्ड। ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, एम्पावरमेंट ओरिएंटेड होगा, इन्फ्लेशन को कंटेन करने वाला बजट होगा और कोई बड़ी सोच वाला बजट होगा। लेकिन मैं सच कहती हूँ मित्रों, हमें इस बजट ने निराश किया है, क्योंकि जो भी मैंने आपके सामने इश्यू रखे वो गवर्नेंस के इश्यूज हैं केवल। मैं बजट के बाकी पहलुओं पर नहीं जा रही, क्योंकि आपका अपना विषय केवल ये था गवर्नेंस, ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट। तो ग्रोथ एंड एम्पावरमेंट के लिए जिन कसौटियों पर बजट को तोला जाना चाहिए, ईमानदारी है उसमें, कानून व्यवस्था है उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, पक्षपात है उसमें, डिलीवरी है इफेक्टिव उसमें, और विजन, उन सारी की सारी कसौटियों पर ये बजट एक असफल बजट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।